बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता 3 दिन हमारा शो हुआ नहीं और 3 दिन में पाकिस्तानी जो क्रिकेट है उसके हवाले से 2 बड़ी अफसोसनाक खबरें जो हैं वो स्पोर्ट्स के हलकों में जो है वो बड़े अफसोस के साथ पहुंची हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर हैं फवाद आलम साहब के जिनकी पूरी फैमिली जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इनके जो फादर हैं वो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं अपने वक्त के, और इनके जो चचा हैं रफ़त आलम साहब बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं अपने वक्त के। मंसूर अख्तर साहब इनके फादर इन लॉ हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स इनके साथ जो है वो इनका बड़ा गहरा ख़ानदानी जो है वो ताल्लुक़ है और रब्ता है। और फवाद आलम साहब की वालदा और वहीद मिर्ज़ा साहब की जो सिस्टर हैं वो 63 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। हम फवाद आलम से, वहीद मिर्ज़ा साहब से और फवाद आलम के जो वालिद साहब हैं उनसे जो है वो ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला जो है वो मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो एक ज़बरदस्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब, उनके बड़े भाई नसीमुद्दीन अंसारी साहब जिन्हें प्यार से भैया कहा जाता था, वो भी खालिक हकीकी से जा मिले। जी स्पोर्ट्स जो है वो इनके गम में भी बराबर का शरीक है और दिली ताज़ियत का इजहार भी करता है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों ज़बूहाली का शिकार है और इवन जो एशिया की चंद बड़ी और बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरीज हैं उसमें क्रिकेट के क्या मामला चल रहे हैं, कितना उस यहाँ पे जो है भौचाल आया हुआ है कराची क्रिकेट में, इस हवाले से बात करेंगे। कुछ आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची में इस वक्त मामला था प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के दरमियान क्या चल रहे हैं और दोनों के दरमियान जो है वो किस हद तक डेडलॉक है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी जनाब, आपने देखा कि आज जो है वो चेयरमैन साहब ने मुलाकात भी की है 15 से ज़्यादा खिलाड़ियों से और उनसे क्रिकेट के हवाले से तजावीज़ भी ली हैं। जी स्पोर्ट्स और जीटीवी मुसलसल आवाज़ उठा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड शुड बी द फ्री फ्रॉम द करप्शन से इसको पाक होना चाहिए, लेकिन चुन चुन के करप्ट लोगों को क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेकर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम इनको कौन मशवरे दे रहा है, कौन इनको खिलाड़ियों के बाजी बता रहा है, समझा रहा है, या उसके बावजूद डेलिबरेटली जो है वो ये काम कर रहे हैं कि जो माजी में जिनके कैरियर दागदार हैं उनको चुन चुन के क्रिकेट बोर्ड जो है उनको गोदों में ले रहा है, उनको अपने सीने से लगा रहा है। इससे पहले मैंने मोहम्मद वसीम के हवाले से बहुत ज्यादा आवाज उठाई जो आपने शायद इससे पहले किसी और शो में सुनी भी नहीं होगी और हमने उनके लेटर भी चलाए कि 1999 में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, किस तरह से उनके जो माजी के मामला रहे उनको आपने देखा कि विमेंस क्रिकेट के साथ लगा दिया। और अभी जिन प्लेयर्स को बुलाया है उनमें एक फॉर्मर प्लेयर ऐसे भी हैं कि जब सिंध की टीम के साथ मैनेजर बने थे वो, तो जब सिंध की टीम के मैनेजर थे उनके जो कैटरिंग के पैसे थे वो पैसे वो खा गए, आज तक जो इनको पैसे जो वो कैटरर्स को मिले नहीं है। इसके अलावा यही नहीं, जब वो पाकिस्तान ए टीम के साथ बतौर कोच गए थे 2003-2004 में अबू धाबी, तो वहां पे जो विनिंग प्राइज मिला था वो भी वो जो है वो खा गए थे। मैं बड़ा अजीब सा इस्तेमाल कर रहा हूं, खा गए थे, लेकिन अब मैं क्या करूं, अगर उनकी हरकतें ही ऐसी हैं तो मुझे कहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जिनको पीसीबी माजी में सैक कर चुका है, जिनको कोई जिम्मेदारियां ना देने की बात की जा चुकी है, उनको दोबारा पीसीबी पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए बुला रहा है। यह है पीसीबी और मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इसको करप्शन से पाक होना चाहिए, लेकिन शायद पीसीबी के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रही, किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। हमारा फर्ज तो आवाज उठाना है, हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की चंद बड़ी क्रिकेट नर्सरीज में इस वक्त क्रिकेट किस तरह से खिलवाड़ जारी है। जो चेयरमैन जो प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची है और जो सेक्रेटरी उनके दरमियान क्या डेडलॉक है। एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी साहब ने प्रेसिडेंट नदीम उमर साहब को और उन्होंने उसमें बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जनाब अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के लिए मैं जो स्पॉन्सर लेकर आया था, मैं आपको उसका सारा रिकॉर्ड दे चुका हूं, आपके जो ट्रेजरर है जो खजानची है उनको तफसीलात बता चुका हूं। उसके बावजूद जो है वो आप किस तरह से जो है वो जो भी स्पॉन्सर है आप उनको फोन करके जो है मेरे मुतालिक मालूमात ले रहे हैं कि जी आपने कितने पैसे दिए थे, जबकि हिसाब में सारा दे चुका हूं। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने वो लेटर चल रहा है। मेरी प्रोडक्शन टीम और मेरी कोशिश ये होती है और जी स्पोर्ट्स की कोशिश ये होती है कि वन साइडेड हम बात ना करें। आज मैंने मैसेज भी किया नदीम उमर साहब को, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्राइम के तवज्जुद से मैं इस मौजू पे भी ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि नदीम उमर साहब का मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और जो वो कहना चाहते हैं वो कहें। लेकिन इस लेटर में एक चीज और भी लिखी है कि वो ये है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची के मामला को चला रहे हैं और नदीम उमर साहब ने एक साहब को रखा हुआ है कि जो इलेक्टेड भी नहीं है उसके बावजूद वो कराची की क्रिकेट चलाने का अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और डी फैक्टो अपने आप को चेयरमैन या प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची समझते हैं। और फिर बाकी लोग भी जो है उनके पीछे पीछे बने चले आ रहे हैं और वो मीरे काररवा बने हुए। अपने प्राइम के तवज्जुद से इस वक्त मैं इस मौजू को यहीं तक महदूद रखूंगा, क्योंकि नदीम उमर साहब का अगर कल तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया या कल तक वो जी स्पोर्ट्स पे आके उधर अपनी वजाहत नहीं दी तो फिर इस स्टोरी पे मैं वो तमाम तरह हक़ाइक़ सामने
लेकर आऊंगा जो जो मामला, जो खिलवाड़ जो है वो जी स्पोर्ट्स बाजी में भी बताता रहा है और जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची में भी चल रहे हैं। मुझे ये बात ऑन एयर कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप चलकर जी टीवी के ऑफिस तक तो आ सकते हैं, लेकिन इन चीजों की वजाहत आप नहीं दे सकते हैं कि जो आप इस वक्त पाकिस्तान और कराची की क्रिकेटर के साथ कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के जिनको देख के बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का हिस्सा बने और जर्नलिज्म का शौक रखते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ साथ जो एशिया की जो बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी है और उसकी बात कर रहा था, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची की, कि कराची में किस तरह मामला क्रिकेट के चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला किस तरह से चल रहे हैं। और इन तमाम अमूर पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे लिए इंतहा काबिल एहतराम, काबिल मोहतरम, एक उस्तादों की सी हैसियत रखते हैं हमारे लिए अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम अली, ऑलवेज प्लेजर टू वर्क विद यू। थैंक यू सर। और माजिद भट्टी साहब, आज आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात की है और पहले उन्होंने एक सर्जरी का एक अंदिया दिया था, वो सर्जरी तो कहीं साइड में हो गई। सर्जरी से पहले एक एंथीसिया दिया जाता है ताकि मरीज बेहोश हो जाए, तो लगता है वो सर्जरी टीम की करते करते पाकिस्तान की आवाम को एंथीसिया दे गए, आवाम को कोई जवाब नहीं दे रहे, आवाम बेहोश हो गई है। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, एक्शन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज नजर आ रहे हैं। देखें, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको अब ड्राइविंग सीट संभालनी चाहिए, बजाय ये कि पिछली बार जब बाबर आजम को उन्होंने दोबारा कप्तान बनाया तो उन्होंने कहा कि जी मैंने सिलेक्शन कमेटी से मशवरा किया है। इस बार फिर तब्दीली का लोग बात कर रहे हैं कि भाई टीम में तब्दीली होनी चाहिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी चेंज होने जा रही है। तो ये जो 25 से 30 फॉर्मर प्लेयर्स आज बुलवाए गए, वो तो बुलवाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, लेकिन गैरी कर्सन को साउथ अफ्रीका से बुलवाया गया, अजहर महमूद लंदन से आए, जैसन गैलेस्पी कल कराची पहुंचे, आज लाहौर चले गए। अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक तो वो मीटिंग हुई नहीं थी। लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर कहाँ चेंज होगा? मेरा तो जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी तो इत्तलात है कि एक खाका बन गया है कि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होगा, पुराने स्ट्रक्चर को बरकरार रखा जाएगा। 3 पेंटेंगुलर टूर्नामेंट शुरू किए जा रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, एक वनडे क्रिकेट का, एक T20 क्रिकेट का, और उसमें पाकिस्तान के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं इन फॉर्मेट्स के, उनको कुछ सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी, कुछ कोचेस सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब जो थोड़ी देर पहले अली सलमान जो इत्तलात आ रही थी, किसी ने पेंशन का मामला उठा लिया, किसी ने पाकिस्तान टीम की बैटिंग पर बात शुरू कर दी, तो मेरा ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट पर अगर मीटिंग थी, एक तो लेट नाइट मीटिंग शुरू हुई, शायद डिनर पहले किया गया, उसके बाद मीटिंग हुई, लेकिन इस डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बात नहीं हुई। इसके लिए काफी टाइम चाहिए। आप चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इसके लिए तो फिर 2-3 दिन लगाना चाहिए था चेयरमैन साहब को। 2-3 घंटों में तो ये मसला हल नहीं होता। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है, शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें कि पाकिस्तान क्रिकेट के वो बड़े नाम, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, यूनुस खान, शाहिद खान आफरीदी, इसके अलावा मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और बेताशा नाम, वो लोग कहाँ हैं? कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग इंग्लैंड में टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो भाई आज के दौर में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, आप उनको वीडियो लिंक पर भी ले सकते थे। तो मेरे ख्याल में अब देखना है कि इस मीटिंग का क्या आउटकम निकलता है। फिर तौसीफ अहमद जैसे बड़े नाम, अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी उनसे नाराज हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तौसीफ अहमद को आप बुलवाएंगे नहीं। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अगर तौसीफ अहमद जैसे शरीफुन नफ्स लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बुलवाया जा रहा कि
अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने जो उनको शो कॉज इशू किया, उन्होंने उसका जवाब सख्त दिया। हाँ, अगर उनके खिलाफ चार्जेस हैं तो फिर पीसीबी बताए, लेकिन चार्जेस प्रूव करने की जरूरत है। इल्जाम लगाकर काम नहीं चलेगा। उन पर ये इल्जाम था कि शायद पिंडी या इस्लामाबाद में जो सिलेक्शन हुई थी, जब वो नेशनल सिलेक्टर थे, तो पीसीबी का दावा था कि शायद उन्होंने सिलेक्शन में गड़बड़ की है। मेरी जो इत्तलात है कि कैसर अब्बास, उनके साथ एक और सिलेक्टर थे, उस बेचारे को तो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ने 5 घंटे अपने कमरे के बाहर बिठाए रखा। तो मतलब अगर क्रिकेटर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सलूक करेगा, या फिर बड़े नामों के बगैर हम डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर एक खड़ा कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि राशिद लतीफ, मोइन खान, ये लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैंने तो मीटिंग में इन लोगों का नाम नहीं सुना। कुछ 70s के लोग हैं, इंतखाब आलम, सलीम अल्ताफ वगैरह, कुछ 80s के लोग हैं, कुछ 90s के लोग हैं, जिनमें यासिर हमीद वगैरह, आसिम कमाल टाइप के, या 2000 में ये लोग आए। लेकिन ये जो बड़े नाम, मुझे तो एटलीस्ट सब जबानी बताते हुए आपको बहुत सारे नाम भूल गया, जिसमें सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, अब्दुल रज्जाक, चल नेशनल सेलेक्टर हैं, लेकिन डोमेस्टिक पे तो बात कर सकते थे, लेकिन वो लोग हमें इस मीटिंग में नजर नहीं आए। और सर, आप जैसे लोग जब असातिज़ा, जब अतालिक जब ये कहते हैं कि मैं डोमेस्टिक का आदमी हूं, तो फिर मुझे बड़ी मोटिवेशन होती है इससे, और ये चीज मेरे लिए बड़ी एक सनद, एक सर्टिफिकेट की हैसियत रखती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सीरियस है सर, आपको और हमारे नाज़रीन को जानकर हैरत होगी कि अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जारी है, जो कराची में खेला जा रहा है, और 12 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, और ये 12 खिलाड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। और सर, आपको जान के हैरत होगी कि कोई 13वां प्लेयर नहीं है जो पानी पिलाए शदीद गर्मी में, सिर्फ 12 का स्क्वाड है, और क्रिकेट बोर्ड अपनी जानिब से कोई 1 रुपया भी उनको खाने या पीने के लिए नहीं दे रहा। कोई इतनी शदीद गर्मी में कोई प्यास से मर जाए, कोई प्यास से जो है वो गिर जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो 13वां खिलाड़ी नहीं है कि जाके जो इनको रेस्क्यू कर सके। और कोई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लंच के लिए कोई पैसे नहीं दिए गए। नदीम उमर साहब, ठीक है, हम बातें उनके लिए कर रहे हैं कि उन्होंने रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के लिए उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए था। उसकी कुछ वजूहात होंगी, यकीनी तौर पर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ एक्सपेंस अपने जेब से, पॉकेट से अपने कुछ इसमें एक्सपेंस लगाए, तो प्लेयर के लिए कुछ दादरसी हुई है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का सर ये हाल है, आपको ये जानकर हैरत होगी। देखिए अली सलमान, बिल्कुल मुझे इन चीजों का इल्म नहीं था, लेकिन अगर ये है तो फिर ये पीसीबी किस तरह दावा कर रहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान गैप खत्म करना चाहते हैं। अगर ये सिर्फ फर्स्ट क्लास लेवल पर या T20 वनडे के जो प्रीमियर टूर्नामेंट्स हैं उस लेवल तक ये गैप खत्म किया जा रहा है, तो फिर जो हमारी नर्सरी है जहां से ये प्रोडक्ट आती है, अंडर 19, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद दूसरे जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, तो ये सारा सिलसिला वहां से शुरू होना चाहिए ना। अगर बुनियादी किसी बिल्डिंग की कमजोर होगी तो बिल्डिंग किस तरह खड़ी होगी। बिल्कुल सही। और अभी आप बात करते हैं, वो बात बीच में रह गई कि जो प्लेयर्स को बुलाया, सर कोई क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है जिन प्लेयर्स को बुलाया है, या उनको बुलाया है कि जिनके दोस्त इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, अगर वो माजी में बैन हुए, सैक हुए, और मुझे खुद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यार इन्होंने तो हमें शर्मिंदा करा दिया। आज फिर जब मीटिंग हुई है तो आज वही लोग जो है वो हमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मिलते नजर आ रहे हैं। वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से किस मुंह से मिल रहे हैं, किस हैसियत से मिल रहे हैं, जब तक के पिछले पैसे क्लियर नहीं हुए हैं। जब वो मैनेजर थे, कैटरिंग के पैसे उन्होंने नहीं दिए, कैटर आज तक रो रहा है। 2003 2004 ये किरदार अभी जिंदा है। मोहम्मद हफीज थे उस टीम में, मुझे याद है, हसन रजा उस टीम के अंदर थे, ये किरदार जिंदा है। उनसे पूछें कि क्या विनिंग प्राइज के पैसे अपनी पॉकेट में इन साहब ने नहीं डाल लिए थे, कि जिनसे आज आप क्रिकेट की बेहतरी की तजावीज लेने के लिए कराची से बायर लाहौर बुलवा रहे हैं और फिर उसके बाद 5 स्टार होटल में उनको स्टे करवा रहे हैं। देखिए ये जवाब तो पीसीबी को देना है, लेकिन मैंने जो आपको 10-12 अली सलमान नाम गिनवाए, तो ये तो वो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जिनकी पूरी दुनिया मोतरिफ है, इंक्लूडिंग मुश्ताक मोहम्मद। हालांकि 70s में, बल्कि 81 में वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन मुश्ताक मोहम्मद का भी जितना काउंटी क्रिकेट का तजर्बा है वो पीसीबी को तजावीज दे सकते थे। और मैं एक बार फिर ये बात कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप सबको लाहौर में बुलवा के 5 स्टार होटल में ठहराते हैं। आजकल तो जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है, शहबाज शरीफ साहब वो वीडियो लिंक पर मीटिंग करते हैं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब कई बार मैंने टीवी पे देखा है कि वीडियो लिंक पर उस मीटिंग में शरीक होते हैं।
तो फिर इन क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इनको वीडियो लिंक पर लेकर इनसे भी पूछा जाता कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह ठीक किया जा सकता है। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसके लिए 2-3 घंटे नहीं चाहिए, इसके लिए 2-3 दिन चाहिए। 2-3 दिन ये लोग बैठे कमरे के अंदर, अपनी कहानियां पीसीबी को बताएं, पीसीबी की कहानियां ये सुने जिस तरह के मसाइल आप बता रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जो जर्नलिस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में कवर करते हैं, जर्नलिस्टों से भी पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में क्या राय रखते हैं। देखें, राय तो कई बार घर में आपको आपका बच्चा भी एक अच्छी राय दे सकता है, लेकिन जाहिर है वहां पर आपको पता है कि पीसीबी हेडक्वार्टर में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि साफी आए और आके अपनी राय दें। मेरा ख्याल में जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को रेगुलर कवर करते हैं या जिनकी नजर है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, उनको बुलाकर पीसीबी, मैं ये नहीं कह रहा कि साफियों को आप लाहौर बुलवाएं, उनको 5 स्टार होटल में रखें, उनको भी वीडियो लिंक पर लेकर तजावीज ले सकते हैं। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन भी रहे, सीईओ भी रहे, फिर पीसीबी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे जो लाहौर में रहते हैं, जनरल तौकीर जिया, खालिद महमूद साहब और दूसरे नाम, मिसाल के तौर पे डॉक्टर नसीम अशरफ अमेरिका में रहते हैं, उनसे भी वीडियो लिंक पर उनको लिया जाता, वसीम खान से पूछा जाता, एहसान मानी से पूछा जाता। मेरे ख्याल में 1 हफ्ता लगाता पीसीबी, फिर जाकर अगर किसी नतीजे पे पहुंचता तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट एक बेहतरी की तरफ जाती, एक हमें बेहतर खाका नजर आता। लेकिन सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करने वाले सहाफियों को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को वो रिस्पेक्ट देता है? क्योंकि जब वो कवर करते हैं तो फिर वो प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं, पॉजिटिव चीजें भी बताते हैं, नेगेटिव चीजें भी बताते हैं, और फिर आप खुद भी अभी देख रहे होंगे कि वो बेनिफिशरीज वो सहाफी हैं कि जो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। 15,000 का मोबाइल है, 2,500 का आपके पास जो है वो एक माइक है, और आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं। फिर वही लोग जो आपको नजर आएगा कि आप वर्ल्ड कप कवर करने, चाहे वो टम्बकटू में वर्ल्ड कप हो रहा हो, वो सहाफी जा रहे हैं। अगर मैं कराची की बात करूं, जो कराची से लांडी नहीं जा सकते, वो टम्बकटू जा रहे हैं वर्ल्ड कप कवर करने के लिए। शायद किसी चैनल से भी वाबस्ता नहीं है, किसी मीडिया ग्रुप से भी वाबस्ता नहीं है, लेकिन चूंकि पीसीबी की नजरों में वो सहाफी हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। और मुझ जैसे लोग और आप जैसे लोग, और मैं अपनी बात करता हूं, आप बेहतर इस बात को जानते हैं कि मुझ जैसे लोग तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड जो वो कमेंट्री तक में भी आने नहीं देता है। वो देखें, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक की तरफ हम निकल गए, लेकिन पीसीबी के कहने पर आईसीसी ने जिन लोगों को T20 वर्ल्ड कप का एक्रेडिटेशन दिया, और उनमें से 2 यूट्यूबर्स जो बारबाडोस गए और वहां उनके कार्ड कैंसिल हुए और वो बगैर टूर्नामेंट कवर किए पाकिस्तान वापस आ गए, तो पीसीबी को भी नजरसानी करनी चाहिए कि भाई वो लोग जो कभी यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड के प्रेस बॉक्स में नहीं गए, वो T20 वर्ल्ड कप में दुनिया के बड़े बड़े साफियों के साथ प्रेस बॉक्स शेयर कर रहे थे, और वहां उन्होंने फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी वो की, और आईसीसी ने उनके कार्ड कैंसिल कर दिए। बारबाडोस से 2 पाकिस्तानी साफी जो है वो फाइनल समेत जो आखिरी मैचेस थे वो कवर किए बगैर पाकिस्तान वापस आ गए। तो मेरे ख्याल में कुछ और अच्छे नाम थे जिनको पीसीबी एक्रेडिटेशन दे सकता था, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जाहिर है मीडिया पॉलिसी पर भी नजरसानी की जरूरत है। बिल्कुल सही। और ये असल में ये मौजू इसलिए निकला क्योंकि मैं कभी इस तरह की बात करता नहीं, लेकिन ये मौजू इसलिए निकला कि पीसीबी सिर्फ सहाफी उन्हीं को समझता है कि जो रोम जल रहा होता है और नेहरू बांसुरी बजा और अच्छा रिपोर्ट दे रहे होते हैं। हम रोजाना या शो में बैठ के बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, रोजाना पॉइंट आउट करते हैं चीजों को, शायद इसीलिए जो है वो पीसीबी हमें विलन समझता है, इसलिए प्लेयर और मीडिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शायद इसीलिए वो जी स्पोर्ट्स से दूर है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं इस बात पर कि सच्चाई हकायक की बुनियाद पर हम ये शो करते हैं, और हमारा चैनल जो है वो सच्चाई और हकायक की बुनियाद पर जो है वो सही और मुसद्दिका खबरें जो है वो चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे फैशन की हो, ग्लैमर की हो, वो हकायक पर मबनी खबरें ही आप तक पहुंचाता है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और आज जो मीटिंग हुई है चेयरमैन साहब की, उसमें बाबर आजम के मुस्तकबिल के भी हवाले से बात हुई है। तो भट्टी साहब, क्या नजर आ रहा है आपको बाबर आजम का मुस्तकबिल? क्योंकि जो इत्तलात है वो ये कि सरफराज से भी मुलाकात अनकरीब मुतवक्के है।
नहीं, देखें, सरफराज को जो बुलवाया पीसीबी ने, वो इसी डोमेस्टिक क्रिकेट पे मुशावरत के लिए, और जो इत्तलात हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में थे, शायद 8-9 बजे वो लाहौर पहुंचे, लिहाजा मेरे ख्याल में अभी सरफराज के साथ पीसीबी की बातचीत नहीं हो सकी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। लेकिन कप्तानी का जो इशू है, उसमें तो गैरी कर्सन, अजहर महमूद आज सुबह पहुंचे लाहौर, अपना जैसन गैलेस्पी कराची से लाहौर गए, तो मेरे ख्याल में हो सकता है आज रात में किसी वक्त मुलाकात हो। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये कप्तानी के हवाले से तो अभी तक मीटिंग हुई नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जब मैं उनसे बात कर लूंगा उसके बाद फिर मैं कुछ बताने की पोजीशन में होऊंगा। तो मेरे ख्याल कप्तानी, देखें अली, अगर कप्तानी का जो डोमेन है वो पीसीबी चेयरमैन का है, आपने बाबर आजम को बना दिया, चाहे गलत था चाहे सही था, तो सिलेक्टर्स के कहने पे बनाया, तो आप फिर कोचिज से क्या पूछ रहे हैं? जहां मेरा ख्याल में पीसीबी को अपनी अथॉरिटी दिखानी है, उस अथॉरिटी को दिखाना चाहिए। अब जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए और फैसले लें। देखें, जब शाहिद आफरीदी क्यों पॉपुलर थे, आज भी पॉपुलर हैं, कि वो जाते ही जाराना बैटिंग करते थे, बाद दफा पहली गेंद पर आउट हो जाते थे, बल्कि अभी वेटरन्स के एक मैच में भी इंडिया के खिलाफ पहली गेंद पर आउट हो गए। तो बाद दफा जब वो चौके छक्के मारते थे तो वो क्राउड पुलर थे, हजारों तमाशाई जो थे वो उनके लिए आवाजें लगा रहे होते थे। तो मेरा ख्याल में पीसीबी को चाहिए कि फैसले करे। ठीक है, इस बार आप एक आध गलतियां करेंगे तो फिर आगे जाके उन गलतियों को बेहतर करेंगे, लेकिन जो आपका डोमेन है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके, बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके, फिर ये तासुर मिलता है कि शायद पीसीबी टेम्परेचर को कम करके फैसले करना चाहता है। अभी तक तो देखें, शान मसूद के बारे में इत्तलात हैं कि शान मसूद टेस्ट सीरीज में कप्तानी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि नवंबर में जब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और T20 वनडे और T20 सीरीज आएगी, तो उस वक्त क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? और अभी अगर आपने कुछ अच्छे और सख्त फैसले करने तो करें, उसमें क्या मुजायका है? ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को इस पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद कप्तान बरकरार रखना चाहिए या नहीं? पीसीबी जो फैसला करे सो करे, आप जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से क्या फैसला है? देखिए अली, मेरा तो ख्याल है कि जो सबसे बड़ी नाइंसाफी की पीसीबी ने, वो शाहीन शाह आफरीदी को 5 मैचेस के बाद कप्तानी से हटाने की थी। बाबर आजम को मैं ये नहीं कहता कि वो कप्तानी के काबिल नहीं है, लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी दी गई, मेरा ख्याल में वो फैसला ठीक नहीं था। वही हुआ जो हम लोग इस पे सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं कि जब प्रेशर सिचुएशन आती है, जहां पर कप्तान को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए या साथियों से मुशावरत करनी चाहिए, वहां आप देखें कि अक्सर बाबर आजम बिल्कुल सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल में बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं। हम ब्रायन लारा को देख लें, हम सचिन तेंदुलकर को देख लें, ये अपनी टीम को एज ए बैट्समैन डिलीवर करके देते थे। तो बाबर आजम अगर पाकिस्तान को बैट्समैन की हैसियत से मैच जितवा के दें तो ये ज्यादा अच्छा है, बजाय ये कि उन पर कप्तानी का इजाफी बोझ डालें, जिससे उनकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान टीम पे भी असर पड़ रहा है। कप्तानी के लिए जो अच्छा कप्तान है, चाहे वो शाहीन शाह आफरीदी है, चाहे मोहम्मद रिजवान है, चाहे फखर जमान है, चाहे कोई जूनियर प्लेयर है, लिहाजा कप्तानी का मटेरियल बिल्कुल एक अलग चीज है। उसका प्लेयर होना, बड़ा प्लेयर होना। लेकिन सर आपको क्या लगता है, सर आपको क्या लगता है कि पीसीबी जो है कप्तानी का कंबल बार बार आजम को उड़ाता क्यों है? ये क्या उसको कोई और ऑप्शन, जिस तरह आप भी इतने सारे ऑप्शन बता रहे हैं, हम भी इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, क्या कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा? देखें, ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मसला वही है कि दुल्हन वही जो पीएम भाई। तो पीसीबी को आप जितना भी समझाते रहे, पीसीबी ने एंड ऑफ द डे करना वही है जो उसको अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल में बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। अब दुनिया के बड़े बड़े जो फॉर्मर प्लेयर हैं वो कहते हैं कि जी बाबर आजम तो अब पाकिस्तान की टीम में भी उनकी जगह नहीं बनती। वो सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि उन्होंने जो कप्तानी के ब्लंडर किए हैं उसकी वजह से उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को क्रिकेट खेलने दें, जितनी उनकी क्रिकेट बाकी है, और यंग है अभी। देखें, आगे चल के अगर कभी कप्तानी की जरूरत
हुई तो बाबर आजम कप्तान बन सकते, लेकिन मेरा ख्याल में इस स्टेज पर बाबर आजम को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कंटिन्यू करना दानिशमंदी नहीं है। पता नहीं क्यों पीसीबी जो है वो दुल्हन ही समझ रहा है बाबर आजम को। इससे पहले फॉर्मर चेयरमैन भी कह रहे थे इतना अच्छा खेलता है मैं इससे शादी कर लूं, तो दुल्हन समझ के ट्रीट कर रहे लगता है बाबर आजम को। देखें, दुल्हन बिल्कुल समझे, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है ना। या तो फिर तलाक के बाद तो दूसरी शादी में तो जाहिर है वो हालात नहीं होते जो पहली शादी में होते, लेकिन मेरा ख्याल में कतई नजर इससे कि दुल्हन है या नहीं है, मेरा ख्याल में बाबर आजम को क्रिकेट खेलने दें। कप्तानी के लिए जो अच्छा ज़हीन कप्तान है उसको कप्तानी करने दें। बाबर आजम की क्रिकेट हम खराब कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह जो एटीट्यूड आ रहा है बाबर आजम की तरफ से कि उनकी वीडियोस रिलीज की जा रही हैं कि वो जो एनसीए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन आवाम से आगे चले ठीक है माफी नहीं मांगे, क्रिकेट है हार जाते हैं हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट बताएं तो सही आवाम से कोई वो बात करने को तैयार नहीं है। वीडियो उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो धड़ाधड़ रिलीज कर रहा है। वो देखिए, पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट रिलीज नहीं कर रहा, नहीं बाबर आजम तो बाबर आजम का, हाँ, बाबर आजम के जो एजेंट हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, वो अननेसेसरी हाइप दे रहे हैं। ये सेम सिचुएशन मोहम्मद रिजवान की भी है। मोहम्मद रिजवान भी जब प्रैक्टिस करने गए तो आप देखें उनके साथ कैमरामैन मौजूद था, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी डाली गई कि जी आज मोहम्मद रिजवान ने पेशावर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो ये तो अननेसेसरी चीजें हैं। पीसीबी को भी चाहिए कि प्लेयर्स को कहे कि भाई आप जरूर प्रैक्टिस करें, लेकिन हर चीज सोशल मीडिया पर ना दें। फिर उनके जो मैनेजर्स हैं, आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस दाने पे खड़ी हुई है, मेरा ख्याल में इसमें खिलाड़ियों के जो एजेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका भी बड़ा मेन रोल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस बारे में मैं तो बार बार बात भी करता रहूं कि 15,000 का मोबाइल लिया, 2,500 का माइक खरीदा और लगे जनाब जर्नलिस्ट बनने के लिए। और जो लोग इतना अरसे 10 की सही में गुजारते हैं वो पीसीबी को शायद फिर वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सर दूसरी तरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर ये बात अगर करते हैं कि भाई जब से बाबर आजम वर्ल्ड कप खेल कर आए वो मुझसे नहीं मिले, मुझे वहाब रियाज आके मिलने के लिए नहीं आए, तो ये कमजोरी जाहिर करती है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की या उनकी मजबूरी या माजूरी? देखें, ये मैंने ये नहीं सुना कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है, बल्कि जो मेरी इत्तलात है कि मोहसिन नकवी साहब ने जानबूझकर वहाब रियाज से भी मुलाकात नहीं की, बाबर आजम से भी अवॉइड किया है। और ये अच्छी चीज है, इनको भी पता तो चले कि भाई आप क्रिकेट की वजह से जब आप टीम को लेट डाउन कर रहे हैं और पीसीबी चेयरमैन आपसे मिलने से इनकार कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। मेरा तो एक ही बाबर आजम से सवाल है, टीम खराब परफॉर्म कर गई, पाकिस्तान टीम अमेरिका से हार गई, आपने 50 ओवर के भी वर्ल्ड कप में अबरार को नहीं खिलाया, यहां भी अबरार अहमद बगैर खेले वापस आ गए, तो क्या वजह है? पाकिस्तान क्रिकेट को अगर अबरार अहमद की जरूरत नहीं थी तो अबरार अहमद को टीम के साथ क्यों ट्रेवल करवाया जा रहा है? सर जरूरत थी ना, बनाते हैं सर अबरार तो उसका मतलब ये नहीं है। हाँ, सर अबरार अहमद की जरूरत थी ना, क्योंकि अबरार चाय अच्छी बनाता है, पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट उसकी चाय बनाने की वीडियो रिलीज करता है, खिलाड़ी थके हुए आते तो कोई चाय बनाने वाला भी तो हो। तो चाय बनाने के लिए तो देखें, अमेरिका अगर चाय बनाने के लिए भेजेंगे तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक क्रिकेटर जिसको हम कहते हैं कि मिस्ट्री स्पिनर है, तो उसकी मिस्ट्री गेंदें हम कब देखेंगे? वो ग्राउंड में कब उतरेंगे? ये भी तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि अबरार अहमद अनफिट थे तो आप बताएं ना कि अनफिट आपने क्यों ट्रेवल करवाया। अगर फिट थे तो आपने 14 खिला दिए, आखिर में जो आयरलैंड के खिलाफ मैच खेले उस मैच की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी ना। बिल्कुल सही, टीम भी हल्की थी तो आप अबरार को खिला देते। ठीक है। और सर मेरा तो ये सवाल है कि अबरार को क्यों नहीं खिलाया? ठीक है। और जरा ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। और देखिए इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में
विमेन्स वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। बिल्कुल, देखें इंडिया के मैच इसीलिए लाहौर में रखे गए हैं कि एक तो दिल्ली और लाहौर की 35-40 मिनट की फ्लाइट है, फिर जो लोग इंडिया से मैच देखने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, बाय रोड पाकिस्तान आ जाएं, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट मूव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे गए। अब इंडिया के पास कोई बहाना नहीं है कि अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजें। फिर पाकिस्तान में अगर इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है तो इस वक्त तो हमारे वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में अब सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, जाने से पहले आखिरी सवाल है कि अभी जो जिस तरह की सिफारिशात सामने आ रही हैं, सुनने में यह भी आ रहा है कि 7 करोड़ से विमेंस क्रिकेट का जो बजट है वो 24 करोड़ कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस तरह पैसे बढ़ाने से परफॉर्मेंस में कुछ सुधार की उम्मीद है विमेंस क्रिकेट में? नहीं, 24 करोड़ कर दें, 48 करोड़ कर दें, मेरा तो एज ए पाकिस्तानी एक ही मसला है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम जीत क्यों नहीं रही। अगर इन्हीं लड़कियों के साथ आपने बार बार जाना है और हारना है तो फिर तो 24 करोड़ रुपए जो है ये नाकाफी है मेरे ख्याल में। फिर पीसीबी को ये बजट मेंस क्रिकेट की तरफ लगाना चाहिए, अंडर 19 क्रिकेट की तरफ लगाएं, विमेंस क्रिकेट पे पैसा जरूर लगाएं, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। जिस तरह के लोग विमेंस क्रिकेट में आ रहे हैं तो ये चेहरे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपके वैल्यूएबल बहुत बहुत शुक्रिया। और जब माजिद भट्टी साहब या शाहिद हाशमी साहब जैसे दीगर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे शो का हिस्सा होते हैं, मोहसिन अली साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं, तो यकीन करें कि हमें अपने आप पे बड़ा ऑनर फील होता है कि इनकी वैल्यूएबल राय हमारे जरिए नाज़रीन तक पहुंचती है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।